दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान यानी स्थानीय मान और अंकीय मान या अंकित मान क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि सम संख्या और विषम संख्याएं क्या है। इससे पहले हमने ये भी जाना था दोस्तों कि ये संख्याएं होती क्या है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, है ना, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। और इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि काल्पनिक संख्या क्या है। अगर आपने उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार इसको जरूर देख लीजिए ताकि आप जान सके कि ये संख्याएं होती क्या है। तो आज हम जो देखने वाले हैं सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या, विषम संख्या किसके अंतर्गत आती है? तो सम संख्या, विषम संख्या जो आती है वो आती है आपके इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में या होल नंबर में भी आती है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो सम संख्या और विषम संख्या क्या है? बहुत ही इजी है। सम संख्या और विषम संख्या, देखिए, सम संख्या की जब हम बात करते हैं तो सम संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। यानी कि आपको जब सम विषम देखना होगा ना तो सबसे पहले किसको पकड़ना? दो को पकड़ना और दो से उस संख्या को डिवाइड करके देखना है। क्या करके देखना है? डिवाइड करके। अब वो डिवाइड दो से अगर हो जाता है, यानी वो दो से भाग चला जाता है या वो कट जाता है मान के चलिए, तो वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे शून्य को दो से भाग दोगे तो दो शून्यम शून्य, आ गया ना, कट गया ना। चार को भाग दे करके देखो दो से, दो दुनी चार, आ गया ना, कट गया। तो इस तरह से क्या करना है? हमें भाग दे करके देखना है। तो जितने भी नंबर आपको दिखाई देंगे इकाई में, शून्य, दो, चार, छः, आठ, ये जो है ना सम संख्या ही होते हैं। विषम की हम बात करें तो विषम जस्ट उल्टा, मतलब ऐसे संख्या को विषम कहते हैं, ऑड बोलते हैं, जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो। दो से विभाज्य ना हो, जैसे एक को विभाजित करोगे, ठीक है, दो से, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एक तो बचा ही रहेगा। वैसे अगर आप तीन को भाग दे करके देखो दो से, तो एक बार तो जाएगा, दो एकम दो, लेकिन बाद में बचेगा एक, तो एक बच गया, मतलब फिर बच गया। तो इस तरह से शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो ये विषम होता है। तो समझ आया ना, सम और विषम, इवन एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर समझ में आ गया। सम मतलब आपको दो को पकड़ना है, दो से अगर वो डिवाइड हो गया, कट गया, मतलब वो हो गया आपका सम संख्या, और नहीं कटा तो हो गया विषम संख्या। तो ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी तो यही है। और ये जो सम विषम संख्या है ये भी आपके इसी में जो हमने पढ़ा था ना, इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर जैसे होल नंबर में 0, 2, 1, 2, 3, 4 होल नंबर है ना, इंटीजर में क्या हो जाएगा? माइनस वाला भी आ जाएगा, माइनस सम संख्या, विषम संख्या, ऐसा करके फिर ये आपका परिमेय हो जाएगा। यही आपके क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह से ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि सम और सम संख्या जो है ना वो 1 से 100 तक कितने हैं। 1 से 100 तक यदि हम बात करें तो कितने हैं? 50। 50 आपको सम संख्या दिखाई देंगे। शून्य को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 51, अगर शून्य से 100 तक देखेंगे तब। और वैसे ही अगर विषम की बात करें तो विषम भी 50 है, जिसमें 1, 3, 5 ऐसा एक एक के आड़ आड़ में है, मतलब एक एक के अल्टरनेट है एक तरह से। तो ये सम संख्या, विषम संख्या आप समझ गए। अब हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की जब हम बात करते हैं तो सबसे मेन चीज होता है कि इसमें जो है क्या होना चाहिए? फैक्टर देखते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? फैक्टर पे। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। इसके गुणनखंड कितने हैं? गुणनखंड कितने हैं मतलब हमारा जो रूल है, भाज्य संख्या तब होगी यानी डिविजिबल नंबर तब होगी या कंपोजिट नंबर तब होगी जब वो जो संख्या है ना वो एक से तो कटेगा, ठीक है, और अपने आप से, स्वयं से कटना चाहिए। ये तो है दो चीज। इसके बाद एक तीसरी चीज, कोई अन्य अदर से भी कटना चाहिए। ये तीन कम से कम होना चाहिए। तीन या ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम तीन चीजों से वो डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं?
उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि ये 4 है, 4 किससे किससे डिवाइड होगा बताइए, इसके कितने कितने फैक्टर है, गुणनखंड है। तो 1 है, 2 है और ये 4 है, स्वयं है, तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। वैसे ही अगर हम कोई दूसरा संख्या लेकर के देखते हैं, चलिए मैं 9 लेकर के देखता हूं, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसके 1 है, 3 से होगा और अपने आप से होगा, इसके भी 3 फैक्टर है। 12 को देखिए, 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 छक्के 12, 3 से होगा, 3 चौक 12, 4 से होगा, 4 तिया 12, 6 से होगा, 6 दूनी 12 और अपने आप से होगा। तो देखिए 1 से होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए और इसके अलावा किसी एक से होना चाहिए, एक से कोई ना कोई एक होना चाहिए, मतलब 3 कम से कम फैक्टर होना चाहिए, 3 कम से कम गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ये समझ आ गया। अभाज्य को देखिए, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं दोस्तों जो ना 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, सेल्फ से डिवाइड होगा। 2 ही फैक्टर होते हैं इसके, यानी इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 को देखिए, 2 को अगर हम देखें, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, 2 ही फैक्टर है। 3 को देखिए, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। आप 17 को लेकर के देखिए, 17 किससे किससे डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। यानी जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जितने भी ये फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नंबर्स, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या तो 1 है और ये स्वयं है। तो ऐसे संख्या को, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कि ये जो 1 है या 0 है, ये क्या है, तो एक जो है ना वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, एक ही फैक्टर है। 0 जो है वो भी है ना, तो इसलिए ना 1 और 0 को भाज्य और अभाज्य के ग्रुप में नहीं रखा गया, इसको हम भाज्य अभाज्य के रूप में नहीं देखते। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य अगर देखना है तो वो 2 से स्टार्ट होगा, सीधा 2 से। अब आया समझ में। तो देखिए भाज्य और मिश्रित संख्या, भाज्य और अभाज्य और भाज्य संख्या देखते हैं। देखिए ये जो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ये सब आपके अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। और कितने हैं इसकी संख्या, 1 से 100 तक अगर हम देखें तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, तो 25 जो है ना कितने हैं, अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो बाकी जो है वो क्या है, भाज्य संख्या हो जाएंगे। ये आपके बाकी भाज्य संख्या है, जिसमें से आपको एक को नहीं देखना है ना, एक को हटा देना है। तो इस तरह से लगभग 74 आपके हो जाएंगे क्या, भाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य अभाज्य संख्या हम समझ गए। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होते हैं दोस्तों। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, स्थानीय मान, स्थान का मान, स्थान में उसका मान कितना है। और फेस वैल्यू मतलब क्या हो गया, उसका अंकित मान या फिर उसका जातीय मान। ठीक है, तो जातीय मान या अंकित मान वो एज इट इज रहता है, वो चाहे कहीं पे भी रहे। और प्लेस वैल्यू स्थान का मान, मतलब स्थान का ही मान रहता है। जैसे यहाँ पे जैसे 5 है तो इसका जो प्लेस मान है वो 5 ही रहेगा। यहाँ पे ये कहाँ पे, दहाई की जगह पे है, तो इसका मान 4 रहेगा और जितनी संख्या उतना शून्य लगाओगे। वैसे ही 5 है तो 5 लिखोगे और कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 2 ठो शून्य, तो इसका जो मान है ना स्थान में 500 है। ऐसे पढ़ते ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वैसी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसा पढ़ते हैं ना, वही तो है, मान के चलिए स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, वो कहीं पे भी रहे। तो ये होता है स्थानीय मान और जातीय मान। तो एक और एग्जांपल है यहाँ पे स्थानीय मान और जातीय मान का। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान, और जातीय मान मतलब जो जाति है, जो उसका है वही रहेगा। अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो सेंटेंस के कितने भी दूर में रहे, बीच में रहे। तो ये होता है आपका जाति मान या अंकित मान। ठीक है, और इसको हम देखें स्थानीय मान तो स्थान का मान होता है। जैसे इकाई में है तो 1 से गुणा होगा, दहाई में है तो 10 से गुणा करो, तो सैकड़ा है तो सैकड़ा 100 से गुणा करो, 1000 में है तो 1000 से गुणा करो, 10,000 में है तो 10,000 से गुणा करो। ऐसे गुणा करके आपको वैल्यू निकालना। जैसे 0 का 0 आ गया, क्योंकि 0 कहीं पे भी रहे उसका किसी से भी गुणा करोगे 0 ही आ जाएगा, लेकिन बाकी जो अंक है उसका
उसके स्थान के हिसाब से गुणा होगा। आया समझ में, स्थानीय मान और जातीय मान। अब दोस्तों हम इन सारी चीजों से रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इजी देखेंगे, फिर आगे हम थोड़ा डिफिकल्टी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? बताइए, अभाज्य प्राइम नंबर बताइए कौन सी है? बहुत इजी है, कुछ नहीं, आप आंख बंद करके सीधा बी मारिए 29, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर है 1 और 29। अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 18 का कौन सा कथन सही है? बताइए 18 का। 18 अभाज्य संख्या है? नहीं, ये तो भाज्य है। विषम संख्या है? नहीं, ये तो सम संख्या है। सम है और भाज्य है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सम क्यों है? क्योंकि 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 निया 18। भाज्य क्यों है? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर है? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड होगा, इसके अलावा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 9 से होगा और अपने आप से, इस तरह से। तो ये भाज्य है और सम है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी विषम संख्या अभाज्य भी है? विषम है लेकिन अभाज्य है। तो विषम है, ये भी विषम है लेकिन ये भाज्य है, क्योंकि 1 3 9 तीन फैक्टर, तीन गुणनखंड, इसके 1 3 5 और ये स्वयं 4 फैक्टर भाज्य है। ये है ना, ये आपके विषम है, ये भी विषम है लेकिन ये भाज्य है। ये विषम है और ये अभाज्य भी है, क्योंकि 1 और 7 दो ही से डिवाइड होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम संख्याओं में से कौन सी अभाज्य है? बताइए, सम है लेकिन अभाज्य है, तो वो सिर्फ इकलौता एक ही है जो सम है और अभाज्य, वो है 2। ये सम है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2। सम विषम के लिए क्या होता है? सम विषम मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए बस, और अभाज्य मतलब इसके 2 ही फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। और तीसरा फैक्टर है क्या? कोई तीसरा गुणनखंड है क्या? नहीं है, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 के सभी भाजक कौन कौन से हैं? बताइए, 35 के सभी भाजक ये किससे किससे डिवाइड होगा? बताइए, इसके कौन कौन से गुणनखंड है? तो 35 जो है ना 1 से डिवाइड होगा, ये तो सब में है। और किससे डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, है ना, 7 से डिवाइड होगा और 35 से डिवाइड होगा। तो ये ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य है और न ही सम संख्या है? क्वेश्चन समझिए, न तो अभाज्य है मतलब क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए। और न ही सम संख्या है, सम मतलब सम नहीं है बोल रहे हैं, मतलब विषम होना चाहिए। तो विषम होना चाहिए और भाज्य होना चाहिए। तो विषम में कौन कौन दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई रहा है, 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, लेकिन भाज्य भी होना चाहिए, तो भाज्य है 9, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि ये विषम है और भाज्य है ना। देखिए, विषम संख्याओं का कौन सा युग्म अभाज्य है? बताइए, विषम संख्याओं का कौन सा युग्म विषम है लेकिन अभाज्य है? तो वो हो जाएगा आपका 5 और 7। ये है विषम है और अभाज्य है, दोनों अभाज्य है। नेक्स्ट, कौन सी संख्या सम है और 5 से भी विभाज्य है? तो सम है, तो सम में तो सिर्फ 40 ही दिखाई दे रहा है, और ये 5 से विभाज्य है, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है वह क्या कहलाती है? तो एक संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? बताइए। तो 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्या है, वो है आपका 2 से स्टार्ट होता है, 3 5 और 7, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि एक को ना अभाज्य की श्रेणी से बाहर किया गया, भाज्य अभाज्य के रूप में हम इसे नहीं देखते हैं। इधर अगर देखोगे तो ये वाला तो सम है, ये तो भाज्य है, इसमें से अगर देखोगे तो ये तो भाज्य है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा 10 के बाद सीधा 12 है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 एक सम संख्या है क्योंकि
तो सम संख्या क्यों है? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। सम विषम की बात आती है मतलब 2 को पकड़ते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए 19 किस प्रकार की संख्या है? तो 19 जो है ना विषम है ना, विषम है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अभाज्य है क्योंकि ये 1 और स्वयं से डिवाइड होगा। इसके 2 ही क्या है? गुणनखंड है, इसके 2 ही फैक्टर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य में तो यही आ जाएगा, 2 ही है जो सम है और अभाज्य है। नेक्स्ट देखिए 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? बताइए 109, ठीक है, 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? पूर्णांक मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले, सॉरी माइनस और प्लस वाला सब है ना। पूर्ण मतलब 0 से स्टार्ट, पूर्णांक मतलब माइनस वाला, शून्य और प्लस वाले सारे अंक, इसमें से बोल रहे हैं कितने बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? बताइए कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसके बीच में ना सिर्फ 2 ही पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं जो दोनों में शामिल में बोल रहे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका 109 स्वयं है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, यानी 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, और होगा 113। तो ये 2 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या है, जो 109 और 121 के बीच में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और शून्य को छोड़ करके किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब 2 है ना, और शून्य को छोड़ करके किसी भी पूर्ण संख्या लेकर के देखो, 3 लेकर के देखो तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 लेकर के देखो 4 दूनी 8, 8 लेकर के 10 लेकर के देखो तो 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। 13 लेकर के देखो तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितनी भी संख्या हम ले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेना है यानी कि 2, और इसका गुणा शून्य को छोड़ करके किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, कोई भी पूर्ण संख्या लो, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 भी लेकर के देख सकते हैं तो 2 ही आएगा। तो गुणनफल क्या आएगा? तो हमेशा देखिए सम संख्या आ रहा है ना, 6, 8, 20, 26, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हमेशा सम आएगा। नेक्स्ट देखिए 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। तो 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्या है 53 है, और एक है 59, है ना, और नहीं है, बाकी सब भाज्य है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, और ये हासिला 1, 5 दूनी 10 है 11, तो कितना आ जाएगा? 112। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें से बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है? तो कौन सी अभाज्य संख्या है? चलिए ट्राई करते हैं। जैसे 143 है, 143 को हम 3 से कटा करके देखते हैं। 3 से अगर भाग दे करके देखें 143, तो 3 चौक 12, है ना, 2 बचेगा, 3 से नहीं जाएगा। 7 से देखिए 7 दूनी 14, ये बच जाएगा। उसके बाद 9 से नहीं जाएगा, 11 से 11 दूनी 11 एकम 11, हाँ 11 से जाएगा ये। 11 एकम 11 कितना बचा? 3, 11 तिया 33, तो 1 3 जा रहा है 11 से, यानी ये भाज्य है। हमें अभाज्य देखना है। 173 को देखिए, 173 किससे जाएगा? 173 को अगर हम देखेंगे 3 से तो 3 पंचे 15, और नहीं जाएगा। 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से देखिए नहीं जाएगा, 19 से देखिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं जा रहा है। 23 को देखते हैं, 23 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से जा रहा है ये वाला। 3 7 21, 3 एकम 3, ये सब जा रहा है, यही बस नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो नहीं जा रहा ना उसको छोड़ देना। कहाँ तक करना? देखिए आप ना जैसे कोशिश, जैसे हमें ट्राई करना है तो कैसे करेंगे ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 से देखते हैं, अभाज्य संख्या से ही देखना है, 3 से देखना,
फिर 5 से देखना, 5 से अगर जाएगा तो देख सकते हैं 0 या 5 होगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद 7 से देखना, 11 से देखना, फिर 13 से देखना, फिर 17 से देखना, फिर 19 से। इतने से अगर नहीं जाए ना तो सोच लो दूसरा को देखो, फटाक से दूसरा संख्या देखो, हो सकता है जो भाज्य हो फटाफट हो जाए, फिर अभाज्य जो जो बचेगा वही अभाज्य हो जाएगा, है ना। देखिए निम्न में से किस युग्म की संख्याएं सअभाज्य है, बताइए इसमें से किस युग्म की संख्या जो सअभाज्य है। सअभाज्य की हम बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो एक साथ निकलना चाहिए संख्या। जैसे कि मैं 12 और 27 का निकालूं तो देखना है कि ऐसी संख्या लेना है जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। जैसे एलसीएम निकालते हैं, लसा एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम जो होता है ना वो ऐसे निकालते हैं, जैसे 12 और 27 का एलसीएम ही निकालना है ना। तो इसका कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने के लिए हम जैसे कोई भी संख्या डिवाइड होना चाहिए ऐसा देखते हैं। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है 12, चलो 2 ले लो, 2 छक्के 12, 27 नहीं जा रहा है लिख लो एज इट इज। फिर 2 से फिर जाएगा 2 तिया 6, फिर 27 नहीं जाया फिर से ऐसे लिख दो, ऐसा होता है ना। फिर 3 लेना है, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 निया 27, ऐसे ऐसे करते करते आपको बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद सीधा एक बचा है तो डायरेक्ट 9 ले लो, या 3 3 लेकर के 2 बार फिर से ले सकते हो, ऐसे 3 एकम 3। ये होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। और ये जो HCF होता है ये जो होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। गुणनखंड मतलब इससे भाग जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या जो ले सकते हैं जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से लेकर के देखते हैं तो 3 छक्के 12 और 3 निया 27। अब ये किससे जा सकता है, उसके बाद सॉरी 3 छक नहीं 3 चौक हो जाएगा, 3 चौक 12 3 निया 27। अब ये कोई संख्या से जा सकता है, दोनों नहीं जाएगा। तो इसका जो महत्तम समापवर्त है ना वो क्या है, 3 है ना, 3 है कि नहीं। इसका महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, मतलब 3 ही है सबसे बड़ा है जिससे दोनों डिवाइड होगा। इससे छोटा क्या है, 1 से डिवाइड होगा। और इस तरह से इसका जो मस है वो कितना निकला, 3 निकला। और लस जो है वो अलग निकलता है, ठीक है। लस मस में अंतर समझ आया। लस जो निकालते हैं वो ऐसा निकालते हैं, मस मतलब हम ऐसे निकालते हैं। तो 3 आ गया, मतलब ये जो है ना सअभाज्य जो है वो नहीं है। इसमें बोल रहा है कि किस युग्म की संख्या सअभाज्य है। सअभाज्य अगर हमें देखना है तो मस जो है ना वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 किसका है, 1 जो होगा ना वो 28 का होगा, क्योंकि 28 जो है ना सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, इससे किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं निकालूंगा यहाँ पे 28 और 81, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से करेंगे तो ये वाला डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 4 से ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे करते करते ये 1 से ही डिवाइड होगा। तो इसका जो मस है ना वो 1 ही आएगा। इसलिए जिसका मस यानी HCF अगर 1 होता है ना तो उसको हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जैसे 21 और 56 को लेकर के देखोगे तो ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से 21, 7 8 56, 7 हो जाएगा इसका मस, ठीक है। इसका मस हमने निकाला 3, इसका मस क्या निकलेगा, इसका मस 4 निकलेगा। 4 पंचे 20 और 4 नियम 36, ऐसा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। मतलब सअभाज्य अगर देखना है तो क्या निकालना, मस निकालना, HCF निकालना। और HCF मतलब मैंने बता दिया कैसे निकालना है। LCM भी मैंने बता दिया कि LCM कैसे निकालते हैं। LCM मतलब ये वाला, इस तरीके से। अब इसका बाकी का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे ना तो LCM आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए 50 से छोटी कुल जो अभाज्य संख्या वो क्या है। तो 50 से छोटी जो कुल अभाज्य संख्या वो है 15।
कौन कौन से, 2 से स्टार्ट करिए, 2 ऐसा करके 3 5 7 ऐसा करते करते आप लिखोगे तो आ जाएगा। हमने शुरू में देखा हुआ है ऑलरेडी, है ना, एक बार आप उसे देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। तो ऑलरेडी मैंने बताया है अंकित मान, या जिसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या जाति मान भी इसे हम कहते हैं। तो जाति मान जो होता है वो वही होता है जो उसका है, इसमें आपको जोड़ घटाव कुछ नहीं करना है, वो 4 ही रहेगा। 9 का जैसे 4 का 5 का अंकित मान निकालना तो 5 ही रहेगा, जो उस स्थान में उसकी वैल्यू है ना वही रहेगा। ठीक है, तो बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, संख्या इसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है, बताइए। अंतर निकालना है यहाँ पे। तो अंतर देखिए, स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे स्थान का मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 के बाद कितना है, 3 संख्या है, तो 3 ठो शून्य लगा दो, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य लगा दो। और अंकित मान, अंकित मान मतलब 3 ही रहेगा। अब इसका अंतर मतलब घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 10। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको निकालना है। ये उसको उधारी देगा, ये उसको उधारी देगा, इस तरह से ये 2 हो जाएगा, है ना। 2 ने इसको उधारी दिया, ये 10 बन गया था। फिर ये क्या हो जाएगा, उस आगे वाले को देगा तो 9 बन जाएगा। फिर ये 10 बनेगा, ये आगे वाले को देगा तो ये 9 बन जाएगा। ऐसे होता है। अरे समझ में, जोड़ना घटाना तो आ जाता होगा ना, बहुत ईजी है। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। फिर ये 9, फिर 9, फिर 2, तो 2997। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान 2 और 3 का, 2 का स्थानीय मान कितना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा दो, 1 2 3 4। वैसे 3 का स्थानीय मान, यहाँ पे मैंने लिखा 3। 3 के बाद कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, तो क्या लगाएंगे, 1 शून्य। अब इसको क्या करना है, अंतर करना है, मतलब घटाना है। शून्य में से शून्य गया, शून्य, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा ना, और ये वाला 9 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। ये इसको देगा उधारी, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो इस तरह से लास्ट वाला 10 हो जाता है, और ये 10 होकर के 9 हो जाता है, 9 से ये भी 10 होता है, फिर 9 हो जाता है। अब देखिए शून्य, अब ये क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मिस्टेक किया हूँ। देखिए यहाँ पे ना ये आपका 10 होता, ठीक है, तो 10 ना, हाँ ठीक तो है, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10। हाँ ये मैं इसको देख रहा था, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 3 घटा देते हैं तो बचेगा 7। ठीक बना रहा था मैं, ठीक है। 10 में से हमने 3 घटा दिया, चलिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये बाकी इधर 9 9 और 1 कितना बचा, 19,970, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 61 जो भी है ये अंक है में 6 और 5 के अंकीय मान का योग याद कीजिए। अंकीय मान का योग, 6 और 5 के अंकीय मान का योग। अंकित मान या फेस वैल्यू या जाति मान क्या होता है, वही होता है चाहे कुछ भी अंक रहे। तो 6 का अंकीय मान 6, 5 का अंकीय मान 5, और दोनों का योग ज्ञात करना है, मतलब आ जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जाति मान या अंकीय मान ऐसा लिखा रहेगा या फेस वैल्यू करके, तो समझ जाना वो वही रहेगा, मतलब वो कुछ भी अंक के बीच में रहे, बगल में रहे, कहीं भी रहे, वही वही रहता है। और अगर स्थानीय मान दे दिया ना तो स्थान को देखना पड़ेगा, बस यही आपको देखना है। स्थानीय मान मतलब आपका जो है प्लेस वैल्यू। इसमें स्थानीय 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर है, स्थानीय मान के बीच अंतर। यहाँ पे दोनों 3, 2 ठो 3 है, यहाँ पे एक 3 ये है और एक 3 ये है, और दोनों के स्थानीय मान के बीच अंतर। तो स्थानीय मान देखिए, पहला 3 मैं लिख रहा हूँ, पहला 3, उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार शून्य, 1 2 3 4 5 6 7। वैसी एक ये वाला 3 है, उसके बाद 2 संख्या है,
तो यहाँ पे 3 और 2 शून्य मतलब ये 2 शून्य। अब इसके बीच अंतर ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे घटा देंगे नॉर्मली। तो देखिए यहाँ पे शून्य गया, शून्य में से शून्य तो शून्य, शून्य में से शून्य तो शून्य, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शून्य छोटा है 3 से, तो शून्य यहाँ से उधारी लेगा, ये बनेगा 2, उसके बाद ये बनेगा 10 बन जाएगा, 10 बनेगा ना, ये 10, लेकिन ये आगे देगा तो ट्रांसफर करेगा तो ये 9 बन जाएगा, फिर ये 10 बनेगा, फिर ये 10 आगे वाले को ट्रांसफर करेगा तो 9 बन जाएगा। तो इस तरह से ना ये 9 9 होते होते जाता है, आ रहा समझ में, 9 9 होते होते लास्ट में ये 10 रहता है ना। तो 10 में से 3 गया 7, फिर इधर पूरा 9 9 9 9 और ये 2, तो 2 उसके बाद 4 9, 2 उसके बाद 4 9, उसके बाद 7 डबल शून्य, किस में है, ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ना ये सही हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आंसर, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, बस आपको ना कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों प्रिपरेशन आप जारी रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कीप प्रैक्टिसिंग एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू दोस्तों।